काम बराबर बांट दिया जाए, जो भी ऑफर दे उसको काम बांट दिया जाए। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी हम कोई भी काम करता है तो काम के दो हिस्से हैं। एक काम की तकलीफें हैं, वे हमारे ख्याल में नहीं होती। एक काम की भूलें हैं, वे हमारे ख्याल में होती हैं। एक काम का परिणाम है, वह भी हमारे ख्याल में नहीं होता। तो जब भी आप सोचने बैठेंगे कि यह मैं कहने जा रहा हूं कि यह काम बाबू भाई से छोड़कर हर्षद को दे दें, तो मैं सब सोच लूं कि इस काम की तकलीफें कितनी हैं, इस काम की व्यवस्था कैसे होने वाली है, इसके परिणाम कितने हो रहे हैं, जो अभी कर रहा है व्यक्ति वह क्या कर रहा है, पूरी बात समझ लें, तभी आप ऑफर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यह अपने भीतर से यह बात ही छोड़ दें। हमेशा ऑफर लेकर आ जाएं कि यह काम मैं करना चाहता हूं, तो आपको काम मिलना चाहिए और मैं तैयार हूं इसके लिए, कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जो आदमी खुद कह रहा है, अब इससे बड़ी और क्या गवाही हो सकती है कि वह आदमी करेगा, ठीक है, उसमें क्या ऐसी बात है। कोई 25 आदमी वोट करे तब पता चले कि आप योग्य हैं। आप 25 को समझाने जाएं कि मैं योग्य आदमी हूं, इस सब की क्या जरूरत है। ये तो खड़े होकर आप कह दे कि मेरी यह योग्यता है, ये काम मैं करना चाहता हूँ, ये काम मुझे सौंपा जाए। आपको एक्सपेरिमेंटली पार्ट काम सौंपा जाए, कुछ भी आपको दिया जाए, आप काम करें, डिवीजन कर लें। तो हम ये बातचीत तो करते हैं कि डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन जरूर होना चाहिए, लेकिन किसको काम सौंप दिया जाए, उसके लिए ऑफर करना शुरू करें। एक नया प्रयोग होगा और कीमती होगा। और मैं मानता हूं कि जहां भी मित्र इकट्ठे हो वहां इलेक्शन बुरी बात है। यह इलेक्शन तो दुश्मनी खड़ी करता है, मित्रता तोड़ता है। ऑफर अच्छी बात है, सीधा ऑफर कर दें, और हिम्मत की बात भी है, और आप पर जिम्मा भी पड़ता है। पीछे आपको कमेटी पूछेगी भी कि भाई 6 महीने में जो शिकायतें आपने की थी कौन सी तोड़ पाए, काम कौन सा कर पाए, काम जरूर बांटें। इधर दूसरा मेरा ख्याल यह है कि जो भी एक व्यक्ति काम करता है कोई, उस काम को बांटना जहां तक बने न करे। नए काम हमारे पास बहुत हैं जो शुरू करें, काम की कोई कमी नहीं है। समझ ले कि अभी ईश्वर बाबू पब्लिकेशन का पूरा काम देख रहे हैं। लश्करी जी ने अपनी तरफ से ऑफर दिया है, इसलिए मैं खुश हूँ। उन्होंने कहा कि यह पब्लिकेशन का काम मेरा अनुभव है, मेरी प्रेस है, मैं इसको देख सकता हूँ। पर मेरा मानना ऐसा है कि लश्करी जी को हम एक अलग डिवीजन NSI का एक पब्लिकेशन अलग शुरू करवा दें। नव संन्यास अंतरराष्ट्रीय का अलग पब्लिकेशन शुरू कर दें, वह लश्करी जी को सौंप दें। किताबें तो इतनी पब्लिश होने को पड़ी हैं कि वह आप 10 अलग पब्लिकेशन करें तो भी पूरी नहीं होने वाली हैं। वह ईश्वर बाबू जो संभालते हैं वह संभालें। लश्करी जी को एक हम काम दे दें कि वे NSI का पब्लिकेशन शुरू कर दें, तो दो बातें होंगी। नहीं तो एक आदमी ऑफर भी करे और पुराने आदमी का काम भी छूट जाए और यह आदमी न कर पाए, तो कल सब उलझन में पड़ जाएगा। और 6 महीने जिस आदमी को आपने काम के बाहर रखा, वह 6 महीने के बाद लेना चाहे न लेना चाहे वह उसके सोचने की बात है। नए अपने पास काम इतने हैं कि जो है उसको तो डिवीजन करने की तब जरूरत पड़नी चाहिए जब काम न बचे। अभी काम बहुत है, नया पब्लिकेशन शुरू करें। अभी एक संन्यास का विचार ये लोग करते हैं, अंग्रेजी में पत्रिका शुरू करनी है, नई कमेटी बनाएं। ईश्वर बाबू पर क्यों थोपते जाते हैं। अच्छा, बड़ा मजा यह है कि हम कहते भी हैं कि काम बांटना है और सब काम उन्हीं पर थोपते जाते हैं। जो भी 2 लोग 4 लोग काम करते हैं उन पर थोपते चले जाते हैं। संन्यास निकालना है, उसकी नई कमेटी बना लें। अभी सापुतारा पर परमानेंट कैंपस बनाना है, उसकी नई कमेटी बनाएं। वह नई कमेटी पूरा संभाले, उसको पुराने से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपके बीच से अलग 4 लोग कर दें, वे जाने। बंबई में मैं चाहता हूं कि आज नहीं कल हमें कोई न कोई छोटा मोटा कैंपस बनाना चाहिए बस्ती के बाहर, तो वीकेंड में कम से कम 2 दिन आप मेरे साथ रह सकें। एक अलग कमेटी फॉर्म कर दें, वो उसको संभालेगी, उससे कुछ लेना देना नहीं। उसके ट्रस्टी अलग बना दें, आपके बीच से ही। उसके सारे सेक्रेटरी सब बना दें, पर सब अपॉइंट करें, कोई इलेक्शन का वहां भी सवाल नहीं है। एक परमानेंट कैंपस के लिए बंबई लिए एक कमेटी बनाएं, वह उनको काम सौंप दें। अगर वे कहते हैं कि अभी हिसाब किताब की व्यवस्था नहीं होती,
तो वे अपनी कमेटी में हिसाब किताब की अगर कल व्यवस्था करके बता दें, तो हम ईश्वर बाबू से कहें कि यह भी इन पर छोड़ दो, ये व्यवस्था ठीक कर लेते हैं। तो नए काम की दिशाएं खोज लें। और काम बहुत है, काम का कोई कम का सवाल नहीं है। धीरे धीरे लैंग्वेज के पब्लिकेशन को अलग कर लें। अब जैसे मराठी का लैंग्वेज पब्लिकेशन है, वह अटक गया है, अलग कमेटी कर लें, वह अलग अपना फंड ज करे, वह जाने। उसको ईश्वर बाबू कोई बाधा देने नहीं जाएंगे बीच में। वह अपना फंड ज करे, अपने फंड व्यवस्थित करे। सारा फंड काम में तो आखिर में एक आ जाने वाला है, तो ठीक है, वह अपना अलग करता रहे। मराठी का अलग कर दें, धीरे से गुजराती का अलग कर दें, हिंदी का अलग कर दें, अंग्रेजी का अलग कर दें, धीरे धीरे बांट दें। लेकिन अभी तक की सारी तकलीफ यह है कि लेने को कोई तैयार नहीं होता है काम। और ये जो शिकायतें आपके पास आती हैं कि कोई कहता है कि हिसाब किताब ठीक नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, यह मेरा मानना है कि यह आप फैलाते हैं सब जगह। क्योंकि बाजार में एक आदमी कैसे कह देगा कि हिसाब किताब आपका ठीक नहीं है, और आपसे कह देता है और आप चुपचाप सुन लेते हैं और कह देते हैं कि हाँ ठीक नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है। अगर हिसाब किताब ठीक नहीं है तो उसके लिए ईश्वर बाबू अकेले जिम्मेवार नहीं हैं, आप भी जिम्मेवार हैं। और अगर आपने जोर से कह दिया होता कि नहीं, हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है, यह आप कैसी बात कर रहे हैं, तो वह आदमी शांत हो गया होता। लेकिन आप कहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है कि हिसाब किताब ठीक नहीं है, और हिसाब किताब में क्या ठीक नहीं है उससे कुछ कर नहीं लेते हैं कि उसको व्यवस्थित कर ले। उसमें कौन सा बड़ा मामला है? इसमें कोई भी बड़ा मामला नहीं है। वह जो दूसरा आदमी कह देता है कि हिसाब किताब ठीक नहीं है, वह इसलिए कह रहा है कि उसे आप जो मांगने गए हैं वह आपको नहीं देना चाहता है, और आप भी हाँ भर देते हैं, वह भी इसलिए कि लौटकर आपको भी यह नहीं कहना पड़ता कि मैं नहीं ला पाया हूँ पैसा। हिसाब किताब ही ठीक नहीं है, तो बात शांत हो गई। वह भी सुलझ गया, उसका देने से बचाव हो गया। आपको लाना था, वह जिम्मेवारी भी आपकी खत्म हो गई। तो यह मैं 2-3 साल से सुनता हूं कि वह ठीक नहीं है। 2-3 साल क्या, जब से 10 साल से वही बात है। और वह क्यों ठीक नहीं हो जाता उसका कोई कारण समझ में नहीं आता। उसमें कोई अड़चन नहीं है। अड़चन कुल इतनी है कि पैसे की आपके पास कमी है। तो अगर आप हिसाब किताब बिल्कुल ठीक रखें तो काम आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा मामला है कि अगर आप ठीक व्यवस्थित आदमी को सारा हिसाब किताब सौंप दें, बसंती भाई बिल्कुल व्यवस्थित हिसाब कर सकते हैं, उनको आप सौंप दें, तो काम में आपको मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आप काम करेंगे तो अव्यवस्था होगी, और अगर बसंती भाई को व्यवस्था रखनी है तो फिर काम रुकेगा। आपके पास एक पैसा नहीं है बैंक में, और ईश्वर बाबू 40,000 रुपए की किताब छपने भेज रहे हैं, तो बसंती भाई को रोकना चाहिए कि यह पैसा कहाँ है, नहीं तो ये 40,000 आएंगे कहां से। अब वे किसी से पेपर ले रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि महीने भर में पैसा देंगे, और 3 महीने तक उसको वे घूम फिर कर रहे हैं। किसी से छपवा रहे हैं, उसको 4 महीने तक घूम फिर कर रहे हैं। इससे लेकर कहीं उसको दे दिया, कहीं उससे लेकर इसको दे दिया, तो वह हिसाब ठीक हो नहीं सकता है। अगर आपको हिसाब ठीक करना है तो आपको फंड्स ज करने पड़ेंगे, नहीं तो आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि हिसाब से आप कर सकें। 10,000 रुपये किसी को देना है तो हिसाब से दे सकें। अब वह 10,000 तो है ही नहीं आपके पास। तो 2 उपाय हैं, या तो गैर हिसाब से काम चले और या काम बंद हो जाए, हिसाब साफ रहे। क्योंकि अगर आपके पास बैंक में रुपया नहीं है तो जो हिसाब वाला है वह आदमी कहेगा कि ईश्वर बाबू आप ये चेक कैसा काट रहे हैं। वे चेक काटते रहते हैं, वह लौटता रहता है। हिसाब वाला आदमी कहेगा ये चेक नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पैसा तो है नहीं आपके पास। अब वे कहते हैं जब तक लौटेगा आएगा तब तक 15 दिन का वक्त मिलेगा, तब तक कुछ करेंगे। मगर यह है तो गलत। ये तो मैं भी जानता हूँ कि यह गलत है। और जिसके पास से लौटेगा वह कहेगा भाई मामला क्या है, हमसे कहकर जाते हो कि वक्त पर देंगे और यह पैसा तो आता नहीं है। अगर इसको वक्त पर देना है तो आपके पास है ही नहीं, और तब आप अगर हिसाब से चलते हैं तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। जब पैसा आएगा तब काम होगा, और वह होगा नहीं।
अब उन्होंने जो किया हुआ है वह बिल्कुल गोलमाल है। गोलमाल इसलिए है कि उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है उनके पास। तो हम सब उनकी आलोचना कर लेते हैं कि भाई यह व्यवस्थित होना चाहिए हिसाब। वे भी हिम्मत करके नहीं कहते कि यह हो नहीं सकता, वे भी कहते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि हम सबका मानना है कि यह हिसाब का ठीक होना बड़ी ऊंची बात है। सबका मानना है ऐसा, वह बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बड़ी ठीक बात है। तो उसको कोई इनकार भी नहीं करता कि यह सभी वक्त पर जरूरी नहीं है कि ठीक बात हो। हिसाब का ठीक होना बहुत लग्जरी है। आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा हो तो हिसाब ठीक हो सकता है, जरूरत ज्यादा हो और पैसा कम हो तो आपका हिसाब कभी ठीक नहीं हो सकता, उसमें थोड़ी बहुत भूल चूक चलेगी। तो अभी पैसा बिल्कुल नहीं है और काम भारी है, उन पर पैसा एक नहीं है, लेकिन वे ईश्वर बाबू कहते हैं कि 2 लाख का साहित्य बेचा इस साल, और पैसा एक नहीं है तो वह 2 लाख का साहित्य आता कैसे है। एक किताब छपवाते हैं, उसको बेचते हैं, उसी में से पैसा निकाल कर दूसरी छपवाने की कोशिश में लगते हैं। कभी मीटिंग का पैसा किताब में डाल देते हैं, कभी कैंप का पैसा किताब में। आप कहते हैं कि सब व्यवस्थित होना चाहिए, किताब का पैसा किताब में जाना चाहिए, कैंप का कैंप में जाना चाहिए, मीटिंग का मीटिंग में जाना चाहिए। वह जा सकता है, लेकिन तब मीटिंग होना भी मुश्किल, कैंप होना भी मुश्किल और किताब छपना भी मुश्किल। जो तकलीफ है वह कुल जमा इतनी है कि आपके पास फंड्स कम है और काम रोज बढ़ते जाने वाला है। अब कोई 100 पब्लिकेशन हो गए हैं और यह कुछ भी नहीं है। अभी लहरों के पास कोई 5000 घंटों के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जो कि पब्लिश शायद हो ही नहीं सकेंगे कभी, क्योंकि रोज मैं बोलता जाऊंगा वह पब्लिश आप करेंगे तो पीछे के वे 50,000 पेज वह पब्लिश आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको हिसाब ठीक करना है तो फंड रे ज करिए, लेकिन आप फंड रे ज करने से बचने के लिए हिसाब ठीक नहीं है ये बातचीत करते हैं। ये कभी होने वाला नहीं है, और यह काम ऐसा नहीं है कि आपका फंड कभी भी काम से ज्यादा हो जाएगा, यह मैं आपसे कहे देता हूँ। ये कभी होने वाला नहीं है कि आपका फंड आपके काम से ज्यादा हो जाएगा, इसकी कभी भ्रांति में ही नहीं पड़ना। आप कितना ही फंड करो वह कम पड़ेगा। तो ये सारी स्थिति समझकर आपको जो भी काम करने वाला है उसके डिफेंस में होना चाहिए बाहर। तो डिफेंस में ना होकर आप उसके प्रचारक बनते हैं कि हिसाब कुछ ठीक नहीं है। यह मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि यह पता कैसे चलता है किसी को कि हिसाब ठीक नहीं है। और फिर भी ऐसा नहीं है कि वे हिसाब नहीं देते, साल भर के बाद तो हिसाब दे देते हैं, ऑडिट हो जाता है सारा। नहीं तो आपका ट्रस्ट नहीं चल सकता है। तो वह जो ऑडिट रिपोर्ट है वह आप सबके हाथ में पकड़ा दें, जो भी कहता है कि हिसाब ठीक नहीं है और आपको सच में ही रत्ती पाई का हिसाब ठीक रखना है, तो फंड इतने रे जकर की रत्ती पाई का हिसाब ठीक हो सके। और मैं मानता हूँ जिस दिन आप फंड रे जकर लें, ईश्वर बाबू को मैं बिल्कुल छुटकारा दे दूं, सारा काम आपको सौंप दूं। और अभी अगर सौंप दूं तो सारा काम बंद हो जाएगा, यह मैं जानता हूँ। हिसाब आपका बिल्कुल साफ रहेगा। तो मेरे लिए हिसाब से काम बड़ी चीज है, और आपको ऐसा लगता है कभी कि हिसाब बहुत बड़ी चीज है। हिसाब विसाब का क्या मतलब है, वह हो गया और नहीं हुआ तो भी क्या होने वाला है। आखिरी हिसाब में हिसाब की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। काम का सवाल है कि वह काम कैसे बड़ा हो। तो ये सब जो आपकी बात मैं सुनता हूँ उससे मुझे जो हैरानी होती है वह ये होती है कि वह सारी अप्रोच नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। क्या क्या गलती हो रही है उसकी बहुत चिंता मत करिए। जहाँ जितना बड़ा काम होता है वहाँ उतनी बड़ी गलती होती है। अगर अमेरिका में किसी आदमी को सबसे ज्यादा गालियां मिलती है तो वह कोई चोर या बदमाश को नहीं मिल रही, वह राष्ट्रपति को, निक्सन को मिलेंगी। वह कोई हत्यारे को नहीं मिलने वाली है। अगर सबसे ज्यादा बदनामी होती है तो वह राष्ट्रपति की होने वाली है, वह कोई बदमाशों की नहीं होने वाली बदनामी। इस ख्याल में मत रहना कि बदनामी बदमाश की होती है। बदमाश को कौन पूछता है, उसकी बदनामी करने की जरूरत किसको है। तो उसका कारण ये होता है कि जो काम करने जाएगा वह झंझटों में तो खड़ा होने ही वाला है। प्रॉब्लम्स खड़े ही हुए हैं, वह किसी की बबौती थोड़े ही है। प्रॉब्लम्स तो चारों तरफ खड़े ही हुए हैं। अब कोई वियतनाम निक्सन थोड़े ही पैदा कर लेता है, वियतनाम तो खड़ा ही हुआ है पहले से। अब वह निक्सन फंसेगा उसमें।
वह कुछ भी करेगा फंसेगा, क्योंकि दुनिया डिवाइडेड है। अगर वह करेगा तो ब उसके खिलाफ है, अगर वह ब करेगा तो अ उसके खिलाफ है। इस भ्रांति में पड़ना ही नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को कि वह कोई आलोचना से बच जाएगा। काम करना है तो आलोचना होगी। एक ही उपाय है, आलोचना से बचना हो तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, फिर आपकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। तो इस प्रसन्नता में कभी नहीं रहना चाहिए कि मेरी कोई आलोचना नहीं कर रहा है। उसका मतलब केवल यह है कि आप बिल्कुल बेकार आदमी हैं और कोई मतलब नहीं है, यानी कोई आलोचना योग्य पा ही नहीं रहा, मामला ही कुछ नहीं पकड़ में आ रहा, क्योंकि आप कुछ हिलाए डुलाए तो कुछ गलती हो, कुछ भूल चूक हो, कुछ हो। तो पॉजिटिव थोड़ी सी फिक्र करें और काम के नए आयाम खोजें। और यह भी मैं जानता हूं कि आलोचना और उस सब के पीछे एक और बुनियादी साइकोलॉजिकल कारण है, और वह ये है कि जब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति काम करते हैं तो बाकी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। काम करने की भी सहज आकांक्षा है, स्वाभाविक है और अच्छी है। अब अगर ईश्वर बाबू सारा काम कर रहे हैं तो ठीक है, अब आनंद भाई क्या करें या बाबू भाई क्या करें? ठीक है, वे कर रहे हैं तो उनके पास आलोचना बचेगी, वह भी काम है, पर वे करेंगे क्या? तो मेरा मानना यह है कि उनको भी काम होना चाहिए। अगर उनको भी आलोचना से रोकना है, व्यर्थ के काम से रोकना है, तो कोई सार्थक काम। सबके पास क्रिएटिव फोर्सेस हैं, वे उपयोग नहीं हो पड़ी रहेंगी तो बेकार हो जाएंगी। तो काम को बढ़ाएं नए डायमेंशंस में। एक कमेटी बनाएं जो कि बंबई में, अलग कमेटी बना दें, उसका जिम्मा इस काम करने वाले ग्रुप पर नहीं हो, आपके बीच से बनाएं, बाहर से नए मित्र लाएं। एक कमेटी बनाए जो कि एक परमानेंट कैंपस बंबई में, बंबई के बाहर सोचे कि कम से कम वीकेंड में 2 दिन 100-200 लोग मेरे पास रह सके नियमित रूप से सदा। तो यह आपका मिलने जुलने का भी भाव कम हो जाए, परेशानी भी कम हो जाए, यह मामला भी हल हो जाए, लोग थोड़ा ध्यान में भी जा सकें। तो एक कमेटी बनाए और ऑफर कर ले कि कौन उस कमेटी में जाता है, वह जाने, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं, इस फंड से उसका कुछ लेना देना नहीं। नया फंड उसको खड़ा करना है, नया ट्रस्ट बनाना है, नई उसको फिक्र कर लेनी है और उसकी सारी व्यवस्था उसको करनी है। इसलिए जो कमी इसमें दिख रही है वह उसे उसमें दिखा देनी है कि यह कमी यहाँ नहीं रहेगी। एक सापुतारा कैंपस बनाना है तो वह अभी ₹1,00,000 की उन्होंने बातचीत की, ₹1,00,000 के प्रॉमिस भी हो गए, तो वह मैंने जयंती भाई से कहा कि आप ही संभाल लें। जयंती भाई उसमें रहें, लश्करी जी उसमें रहें, मृदुला बैंकर है उसने ऑफर किया है, वे 3 उसमें रहें और 2-4 जो उनको कोऑपरेट करवाना हो उनको करवा लें, या जो ऑफर करे वे उसमें सम्मिलित हो जाएं। वे एक अलग कैंपस अपना खड़ा कर लें, एक यहाँ बंबई के बाहर एक कैंपस खड़ा कर लें जो वीकेंड में काम आ सके। अब बाहर से बहुत से मित्र आने शुरू हुए हैं, आपके पास जरूरत पड़ेगी कि कम से कम एक गेस्ट हाउस जैसा, चाहे उसमें पेड़ रख सके आप। बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए इंतजाम कर ले, 10-20 लोग यहाँ रुकेंगे, नियमित रुके रहेंगे और वे आपको पीछे बहुत काम पर जाने वाले हैं। तो एक गेस्ट हाउस बना लेना पड़ेगा, उसमें कोई 10-15-16 लोग रुक सकें, सिर्फ गेस्ट हाउस में रुक सकें, खाना वे अपना कहीं भी खा लेंगे, वहां जो रुकने का वे आपको किराया दे देंगे, कोई व्यवस्था उसकी करें, एक कमेटी उसके लिए बना दें, वह अलग अपनी व्यवस्था करे। पब्लिकेशन में NSI का पब्लिकेशन अलग कर दें, एक नया पब्लिकेशन शुरू कर दें, उसका सारा फंड, उसकी सारी व्यवस्था अलग कमेटी करे। केंद्र बेचेगा, केंद्र को कमीशन मिल जाएगा, आप केंद्र का कुछ बेचेंगे, आपको केंद्र कमीशन दे देगा। बेचने का सारा काम चाहे आप केंद्र को दे दें, लेकिन पब्लिकेशन का और सारी व्यवस्था का और सारे फंड का अपना इंतजाम कर लें। उसमें आप व्यवस्थित हिसाब बना ले कि यह इस तरह हो सकेगा। यहाँ वुडलैंड के खर्च की व्यवस्था का सारा इंतजाम उसकी अलग कमेटी बना दें, वह एक आदमी पर क्यों थोपते चले जाएं, उसकी अलग कमेटी बना दें, वे लोग समझें और 2-4-6 महीने में सारी कमेटियां मिल लें, सारे लोग आपस में बातचीत कर ले, कौन क्या कर रहा है, क्या एक दूसरे को कोऑपरेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, वह सारी फिक्र कर लें। पुराने काम को बाद में बांटना शुरू करें, नए काम को ले लें।
जैसे मराठी का पब्लिकेशन ले डालें, एक कमेटी अलग कर लें। अंग्रेजी का पब्लिकेशन अभी नया है, उसको अलग कर लें, उसमें कोई ऐसी अड़चन नहीं। धीरे धीरे सब लैंग्वेज का बांट डालें। अब काम तो इतने हैं, जैसे कि मैं समझता हूँ कि आपको टेप रिकॉर्ड्स बेचने शुरू करने चाहिए। वे भी इन्हीं पर थोपते जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि इतना काम हो जाता है। यानी मैं तो कभी ये देखकर कि ईश्वर बाबू उस सबको कैसे करते हैं। प्रश्न का ध्वनि मुद्रण स्पष्ट नहीं। हाँ, वो जरा हैरानी का काम है, क्योंकि वे अपनी डायरी में कहीं भी नोट कर लेते हैं और सब घुलमिल रहता है और उसमें वे करते रहते हैं। और उसमें तो 25 चीजें हैं। और पत्र व्यवहार भी लिखते हैं। हाँ, पत्र व्यवहार। रात 1 बजे तक वे अपना पत्र व्यवहार लिखेंगे, जब तक कि गुना उन पर बिल्कुल सवार नहीं हो जाती की तो कठिनाई होने वाली है। और दयनीय मामला है वो, क्योंकि इतना ज्यादा सिर पर बोझ हो जाता है और फिर आलोचना के सिवाय कुछ मिलता नहीं किसी को। टेप की एक अलग व्यवस्था कर लें, अलग कमेटी बना दें जो टेप, क्योंकि टेप धीरे धीरे आपकी किताबों जैसे ही बिकने लगेंगे। एक अलग पूरा डिपार्टमेंट चाहिए जो टेप ही बनाए और प्रोफेशनल ढंग से बनाकर बेचे। तैयार रहने चाहिए। अगर 50 रुपये में बाजार में टेप मिलता है, आप 60 रुपये में दें। 10 रुपये आपका प्रोफेशनल टेप करने का और सारी व्यवस्था का खर्च है। बिल्कुल तैयार होने चाहिए। ठीक अपनी किताब की दुकान जहां किताब बिकती है, वहीं अपना टेप भी बिकना चाहिए। हर लेक्चर की सीरीज के इकट्ठे टेप, क्योंकि मैं अगर कम जाऊंगा बाहर और मैं कम जाऊंगा तो आपका टेप का सेल जोर से बढ़ जाएगा। जगह जगह टेप रिकॉर्डर पर लोग सुन रहे हैं। और हैरानी की बात है, अभी मुझे अमृतसर में खबर दी कि बराबर 300-350 लोग नियमित हर रविवार को इकट्ठा होकर सुनते हैं। अभी आपकी महावीर वाणी को 500-600 लोगों ने पूरे हॉल में पैक होकर सुना। तो सुनने लगेंगे। टेप का एक अलग डिपार्टमेंट कर दें, वह वे जाने। उसमें कोई रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए। अब तो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड है, कोई 40 मिनट की स्पीच उसमें आ सकती है। जो लोग टेप नहीं भी खरीद सकते हैं, वे भी 150 रुपये का ग्रामोफोन तो खरीद ही सकते हैं किसी भी गांव में। लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स बना लेने चाहिए, उसका एक अलग इंतजाम कर लेना चाहिए। इस सब को बांटना चाहिए। अब सन्यासी आपके पास हैं, उनको अलग काम बांट देना चाहिए, वे अपना अलग काम कर लें। इसको अगर बांटे तो ये लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा, और बांटे तो जितने लोग कर सकते हैं उनकी सबकी कैपेसिटी का उपयोग हो जाएगा। और 1000 ढंग सोच सकते हैं। अब यहाँ तो सारे मित्र हैं, वे जो भी करते हैं अपना काम, उस काम से इस काम के लिए क्या लाभ पहुंच सकता है उसके लिए विचार कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर हमें कोई बड़ा काम करना हो तो उसके परमानेंट सोर्सेज होने चाहिए। रोज रोज मांगने वाले काम बहुत देर तक नहीं चल पाते। अब सारे लोग इतने समझदार हैं, सोच विचार वाले हैं, धंधे हैं, व्यवसाय है, इंडस्ट्री है। तो इसको थोड़ा सोचना चाहिए कि चाहे तो एक गवर्नमेंट से लोन लेकर एक कोई स्मॉल इंडस्ट्री डाल दें। सन्यासी मैं आपको दे दूंगा जो सिर्फ खाने और कपड़े पर पूरा का पूरा काम कर लेंगे। आपके लिए 10-20-25 हजार रुपये महीने की स्थायी व्यवस्था हो जाए। कोई एक्सपोर्ट का काम हो, वह आप सोच लें। बंबई ना हो सके, कहीं देहात में 20 सन्यासियों को बिठाकर वह काम करवा दें। आपके पास स्थायी सोर्सेज हो जाने चाहिए। किताब का सोर्स इतना बड़ा है कि मैं नहीं मानता कि आप अगर सिर्फ उसका ही पूरा उपयोग कर पाए तो आपको कोई किसी से मांगने की जरूरत रह जाए। किसी से मांगने की जरूरत नहीं रह जाए। कोई कठिनाई नहीं है कि हिंदुस्तान में हम 5000 ऐसे ग्राहक नाम नोट कर ले रजिस्टर्ड, जिनको किताब निकलते से ही प्रेस से चली जानी चाहिए सीधी भी। 5000 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ अप्रोच की बात है कि हम 5000 ग्राहक पूरे मुल्क में ऐसे तय कर ले कि जिनका नाम रजिस्टर्ड है, सीधा प्रेस से किताब छपेगी और वी से उनको चली जाएगी। और वे बहुत खुश होंगे, क्योंकि इतने परेशान हैं कि लिखते हैं किताब नहीं मिलती, पूछते हैं, महीनों लग जाते हैं। उनको खुशी होगी कि सीधा प्रेस से उनको किताब मिल जाए, नई किताब छपे। आप 10,000 से कोई किताब कम मत छापे, 5,000 किताबें सीधी प्रेस से चली जाएं, आपका सारा पैसा लौट आता है। अब 5,000 आप चुपचाप बेचते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौगुने आप दाम रखते हैं किताब के,
अगर 5,000 की किताब आप छापते हैं तो सारा 40% कमीशन दे तो भी आपको उसमें 5,000 बचने ही हैं, सारा खर्च वर्च मिटाकर। अगर आप साल में 20 किताब छापते हैं तो आपको लाख रुपया तो ऐसे सहज आ जाता है, इसमें कोई सवाल नहीं है। ये 20 किताबें धीरे धीरे सब लैंग्वेजेस में छाप लेनी है। और इसका जो मैं मानता हूँ बाबू भाई, इसको ठीक प्रोफेशनल ढंग से किताब को व्यवस्था देनी है। इसका ठीक एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करें जैसा आप अपनी और कोई चीज के पैदावार पर खर्च करते हैं। और आपके ख्याल में नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई किताब आप छाप कर 3,000 किताब 5 साल में भी नहीं बेच सकते हैं। कोई बड़े से बड़ा पब्लिशर नहीं बेच पाता है, और आप 3,000 किताब 2 महीने में बेच लेते हैं। और अव्यवस्थित है सब। मैं बड़े से बड़े पब्लिशर से बात किया, वे कहते हैं यह मुश्किल मामला है, क्योंकि 3,000 किताब बिक जाए 5 साल में एक एडिशन तो बड़ी बात है। हिंदुस्तान में पढ़ता कौन है? आप 2 महीने में बेच लेते हैं। आपकी किताब छपकर प्रेस से आती है और आपको महीने भर में लिखना शुरू करना पड़ता है कि वह किताब खत्म हो गई। 5-7 किताबें हमेशा आउट ऑफ प्रिंट आपकी पड़ी रहती हैं, और उनके ग्राहक रोज लिख रहे हैं आपको कि वह हमें किताब चाहिए। इसको तो बिल्कुल प्रोफेशनल कर देना चाहिए, जैसा कि पब्लिशर करता है। इसको बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से व्यवस्थित कर दें। आपको हर हालत में 5 लाख रुपए साल किताब से मिल सकते हैं, अगर आप उसको प्रोफेशनल ढंग से व्यवस्थित करें। फिर उसका ठीक एडवर्टाइजमेंट करें, उसके एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करें। क्योंकि आज की जो सारी की सारी व्यवस्था है, आप अपने धंधे में जैसा सोचकर चलते हैं, ठीक वैसा उसके लिए सोचें। अगर आप 5,000 किताब पर खर्च करते हैं तो आपको 1,000 रुपये किताब के विज्ञापन पर खर्च करना चाहिए, और सारे मुल्क में विज्ञापन चलते ही रहने चाहिए। कोई भी कारण नहीं है कि 10 लाख रुपए की किताब आप हर साल में न बेचें, कोई कारण ही नहीं है बिना किसी दिक्कत के। और जल्दी ही बाहर की लैंग्वेजेस में किताबें पब्लिश हो जाएंगी। तो आपको ख्याल में नहीं है कि हिंदुस्तान से अगर कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा पैसे पश्चिम से ला सकती है तो वह किताब है। क्योंकि पश्चिम में कोई भी किताब 50 रुपये से कम में तो मुश्किल हो जाती है। 200-250 पन्ने की किताब है तो 40-50 रुपये दाम हो जाएंगे। आप उसको यहाँ इतने सस्ते में छाप लेते हैं क्योंकि लेबर का तो कोई चार्जेस ही नहीं है। अगर एक दफा पश्चिम में आप किताब के लिए मार्केट खोज लेते हैं तो आप फिक्र छोड़ दे कि कौन आपसे क्या कह रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। वह आपके पास देने आए तो भी आप सोचे कि लेना इससे कि नहीं लेना। और पश्चिम में मार्केट खोजने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सड़ी और व्यर्थ की किताबें योग और धर्म के नाम पर पश्चिम में खप रही हैं, जिनका कोई भी मूल्य नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। इसको थोड़ा व्यवस्थित करें और इस सब की कमेटी बांटें। जैसे समझ ले कि बाहर का मामला है, एक अलग कमेटी बना दे कि हिंदुस्तान से बाहर के लिए जो भी पब्लिकेशन का इंतजाम करना हो वह कमेटी करेगी। इसको क्यों थोपना इनके ऊपर? वह कांटेक्ट बनाए, वहां पब्लिशर्स को लिखे। अब हमारे सन्यासी भी बाहर हैं, वे आपके सहयोगी हो जाएंगे। किताब छापे, यहाँ पश्चिम में बेचें। 5 रुपये में यहाँ वह किताब बनती है, पश्चिम में वह 50 रुपये में बिकती है। और मैं तो मानता हूँ कि न केवल ये, बल्कि आपका अगर ठीक से व्यवस्थित हो जाए तो कुछ किताबें ऐसी जो मेरी भी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि साधक के लिए उपयोगी हो जाएंगी, उनको भी हम छापें और पश्चिम में बेचें। वह भी आपके लिए काफी उपयोग की बात हो जाएगी। पश्चिम में तो टेप मजे से बिक सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है। इसके लिए अलग कमेटी बना लें, हिंदुस्तान के बाहर के काम के लिए अलग कमेटी बना लें, जो उसकी ही फिक्र में लगे और उसका लिखना पढ़ना, कॉरेस्पॉन्डेंस, वह सारा उपयोग करे। इस सब के लिए ऑफर कर दें। एक दफा मीटिंग बुला ले सारे मित्रों की और ऑफर कर कि कौन इस काम को लेना चाहता है, वह ले ले और उसको संभाले। एक दफा जब आप अपनी प्रतिभा दिखा पाए किसी नए काम में, तो मैं किसी पुराने काम को भी ईश्वर बाबू को कहूँ कि भाई यह काम फला व्यक्ति को सौंप दे, तो कोई अड़चन तो किसी को है नहीं सौंपने में। लेकिन अभी अड़चन यह है कि किसको सौंप देना है, और जिसको सौंप देंगे वह कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जहां तक मेरा मानना है कि करने वाला कुछ न कुछ करने में लग जाता है बहुत जल्दी, तो कुछ भी करने के लिए चुन ले और उसमें लग जाएं। अब कैंप का मामला है, वह अलग कमेटी रख दें। कैंप की कोई बात ही नहीं उठाए, फिर
वह कमेटी संभालेगी, कहीं भी कैंप हो, कुछ भी हो। और चूंकि अब तो मैं ज्यादा देर यहाँ रुकूंगा, तो बम्बई के पास ही ज्यादा से ज्यादा कैंप लेने का है। पीछे तो मेरा ख्याल है कि अपने को साल में 3 या 4 कैंप फिक्स्ड कर देने चाहिए, तारीख भी, स्थान भी, सदा के लिए। तो लोगों को पता ही है कि उस तारीख में फला जगह कैंप होगा ही। लोग बिना पूछताछ किए भी सीधे आ जाएंगे, तो अड़चन नहीं होगी। वह एक कमेटी अलग कर दें। मीटिंग्स आपको अब रखनी पड़ती हैं साल में 4-6, उसकी अलग कमेटी कर दें। और फिर इसमें दखलंदाजी बिल्कुल नहीं, और हर कमेटी अपने फंड की फिक्र करे। कठिनाई वहां से शुरू होती है कि आप काम भी चाहते हैं, साथ में उसका फंड भी ले लेना चाहते हैं। तब आप अड़चन में डाल देते हैं और अड़चन में पड़ जाते हैं, और इसीलिए वह काम नहीं छूट रहा है। जो कठिनाई मुझे समझ में आती है, ईश्वर बाबू को आप सब कहते हैं कि काम बांट दे। उनकी तकलीफ यह है कि काम तो बांट देने में कौन सी तकलीफ है, लेकिन काम के पीछे आप फौरन कहते हैं कि इसके लिए फंड वह तो है नहीं देने को, तो फंड नहीं बांटते, इसलिए काम भी नहीं बढ़ता, फिर वह काम भी अटक जाता है। जैसे अगर आपको कहें कि आप मराठी के पब्लिकेशन को आप संभाल लें, तो आप कहते हैं कि इसका फंड दो। फंड उन पर ही नहीं है, तो वे फंड कहां से दे दें? इसलिए वह बात वहीं अटक कर रह जाती है। काम ले लें, फंड की बात न करें, फंड अपना व्यवस्थित करना शुरू करें। और फिर जिनके पास आप जाते हैं उनको कहें कि अब ये काम मैं कर रहा हूं और फंड में ले रहा हूं, और आपको सारा हिसाब मैं पूरा बना कर दूंगा। इसलिए अब ये हम शर्त से लेते हैं आपसे कि हिसाब आपको पूरा दिया जाएगा, इसका कोई हिसाब गड़बड़ नहीं होगा। और मैं भी मानता हूं कि आप हिम्मत से कह भी सकते हैं जब काम आपके हाथ में है। काम ही आपके हाथ में नहीं है, हिसाब कोई रखता है, काम कोई रखता है। पैसा लेने आप जाते हैं तो आप क्या जवाब दें? आपको कुछ पता भी नहीं होता, तो उसको ऐसा कर लें। इसमें मुझे कोई बहुत अड़चन नहीं दिखाई पड़ती है, और बढ़ते काम में अड़चनें बिल्कुल स्वाभाविक हैं। और काम इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 साल में आपकी कल्पना नहीं हो सकता, उतना बड़ा हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों में मत पड़े रहें, उसके बड़े होने में लग जाएं। मुझे कोई पॉजिटिव ऐसी कोई झंझट नहीं दिखाई पड़ती है कि कोई उलझाव है या कोई बड़ी तकलीफ है। तो इस भांति थोड़ा सा सोचें, बस।